वेलकम स्टूडेंट्स, ये आपकी 10th क्लास की बुक है। इसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। इस बुक में टोटल जो है आपके 11 लेसन्स हैं और 11 ही इसमें पोएम्स हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम नंबर 1, द डस्ट ऑफ स्नो। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये पेज नंबर 14 पर है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। डस्ट ऑफ स्नो और ये जो लिखी है पोएम, ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये इसकी पोइट है। जो पोएम लिखता है उसे पोइट कहते हैं। पोएम पढ़ने से पहले हम पोएम के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे कि पोइट्स मूड। पोइट का मूड कैसा है इस पोएम में? वेरी सैड, वो बहुत सैड है, दुखी है पोइट। सीन क्या है? एक हेमलॉक ट्री के नीचे का सीन है, अंडर ए हेमलॉक ट्री। कैरेक्टर्स कौन कौन है इसमें? पोइट है, क्रो है, हेमलॉक ट्री एंड स्नो। ये है आपकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो। देखते हैं इस पोएम में क्या है। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ये बहुत ही सिंपल है, छोटी सी पोएम है, बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। इसमें एक छोटे से मोमेंट को प्रेजेंट किया गया है जिसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। चलिए देखते हैं ये मोमेंट क्या है। इसमें बताया गया है कि जो क्रो है, इसमें बताया गया जो क्रो है आपका, क्रो ये एक हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है। हेमलॉक ट्री पर जो है डस्ट ऑफ स्नो भी है। डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण। तो वो कण, यहाँ पे जब स्नो लिखा है तो स्नो मतलब बर्फ, बर्फ के ही पार्टिकल्स हैं। वो बर्फ के पार्टिकल जो है पेड़ पे भी जमे हुए हैं और कौवे के पंखों पर भी हैं। तो जब वो कौवा है, बात कर रहे हैं कि उस तरीके की, वे मतलब तरीका, मैनर, उस मैनर की जिस मैनर से कौवा उड़ता है और उसके पंखों से डस्ट झड़ जाती है। आगे क्या कहता है पोइट? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसने मेरे हार्ट में एक बदलाव ला दिया। चेंज ऑफ मूड मतलब मूड जो है चेंज हो गया पोइट का। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड यू, और एक हिस्सा, दिन का एक हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा है वो बर्बाद होने से बचा लिया है। अब कैसे बचा लिया है भाई? जो पोइट है इस पोएम में, वो उसका जो मूड है, जैसे भी मैंने पहले बताया था आपको, उसका मूड सैड है, वो दुखी है और वो उस दुख में बैठा हुआ पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे, और अपने ही दुख में डूबा हुआ है। पूरा दिन उसने ऐसे ही निकाल दिया है, जितना भी दिन उसने स्पेंड किया है। अब क्या है कि कौवे के डस्ट ऑफ स्नो को शूट डाउन करने की वजह से उसके मूड में एक चेंज आता है और वो नॉर्मल हो जाता है, हैप्पी हो जाता है उसका मूड। तो ये जो चेंज है, दुख से सुखी होना, सैड से हैप्पी होना वाला जो चेंज है, इसने उसके दिन को बर्बाद होने से बचा लिया है कि वो निराशा में अब और ज़्यादा नहीं बैठा रहेगा। अब इसमें ज़्यादा वर्ड्स डिफ़िकल्ट नहीं है। एक तो बच्चे देखें कि ये जो वे है, वे मतलब होता है तरीका, मैनर। डस्ट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, कण, बर्फ के, जैसे धूल के होते हैं ना, धूल के पार्टिकल होते हैं, डस्ट होते हैं, उड़ती है जो धूल, छोटे छोटे कण होते हैं। ऐसे ही स्नो के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें भी हम डस्ट कहते हैं। हेमलॉक ट्री जो होता है आपका धतूरे का पेड़ होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। र्यूड, र्यूड है रिग्रीट में रहना, पछतावे में ही रहना, पूरा दिन उसी बात पे लेके बैठे रहना जिस बात से कोई दुखी है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका नॉर्मल मीनिंग। अब देखते हैं इस पोएम में पोएटिक डिवाइस क्या होता है। अब सोच रहे होंगे ये पोएटिक डिवाइस होता क्या है। पोएम में ना बेटा कुछ चीजें होती हैं जो पोएम को ब्यूटीफुल बनाती है।
जैसे कि इमेजरी, कल्पना जो है हमारी, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था, ये कोमा है, पेड़ पर बैठा है, हेमलॉक ट्री है, धतूरे का जो पेड़ है उस पर जहरीला पेड़ है, जहरीला पेड़ हेमलॉक ट्री और क्रो, ये जो क्रो है और ये जो हेमलॉक ट्री है, दोनों ही जो है शुभ नहीं माने जाते, ये अशुभ माने जाते हैं, ठीक है। और ये कोमा इस पेड़ पर बैठे हैं, उसके पंखों पे बर्फ जमी है, हेमलॉक ट्री पर भी बर्फ है, और जब ये उड़ता है तो पोइट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जब मैं ये लाइनें बोल रही तो आपकी आंखों के आगे ये पिक्चर बन जाती है कि हाँ एक पेड़ भी दिख रहा है, उस पर कोमा बैठा है, नीचे पोइट है, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो। तो ये आपकी इमेजरी हो गई। बात करते हैं सिंबल की, सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या है? जैसे कि कोमा होता है ना, कोमा, कुएं को आप शुभ नहीं मानते, मानते कि अशुभ है, तो बिल्कुल हम भगाओ इसे, ऐसे आपके मन में विचार आ जाते हैं कभी कोमे को देख के। तो इसमें ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो सिंबोलिज्म का काम करते हैं। जैसे हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री को इस पोएम में ये दिखाया गया है कि उस पोइट का दुखी मन है, पोइट सैड माइंड है। क्रो जो है उस बुरे विचार हैं जो पोइट के मन में बैठे हुए हैं, उसके मन में आ रहे हैं। डस्ट ऑफ स्नो जो है इनर्शिया है, यानी कि वो चीज जो उसके दिल में घर कर गई है, उसके मन से वो ये जो बुरे विचार है बाहर नहीं निकल रहे हैं। बट जो क्रोज शेकिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो है, जो डस्ट को झाड़ देता है कोमा, इस डस्ट के झड़ने से उसके अंदर एक नई ताजगी, नई अवेकनिंग आती है पोइट के अंदर, और उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। ये चीजें सिंबोलिज्म सिंबलाइज करती है, सिंबल्स का काम करती हैं। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि हेमलॉक ट्री क्या है, क्रो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, क्रोइंग शेकिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ये क्या है। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। हमने पोएटिक डिवाइस में क्या क्या पढ़ा? इमेजरी एंड सिंबोलिज्म। इमेजरी आपको सामने जो पिक्चर आ जाती है वो होता है, और सिंबोलिज्म ये सारे सिंबल्स का काम करते हैं चीजें। चलिए अब देखते हैं राइमिंग स्कीम। बारी आती है राइमिंग स्कीम की। जो ये है आपकी राइमिंग स्कीम पॉइंट नंबर 6 पर आप देख रहे हैं ए बी लिखा है मैंने। अब ये ए बी कहाँ से आया? आप सोच रहे हो ये मैम ने बार बार लिख दिया। नहीं बेटा, ये मैंने बार बार नहीं लिखा है, ये इस पोएम की राइमिंग स्कीम है। अब देखते हैं हम इसे कैसे लिखते, कैसे राइमिंग स्कीम को। हर जो भी पोएम है जहाँ से भी शुरू होती है, जैसे ये पोएम स्टार्ट हो रही है द वे अ क्रो, यहाँ से फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखेंगे, ये आपका लास्ट वर्ड है। देखिए क्रो, सभी पे एक बार क्रो मार्क कर लेते हैं। ये मी, ये स्नो और ये ट्री। अब आप देख रहे हैं कि ये जो क्रो है, हम इसे बोल के देखेंगे, इसमें साउंड का बोल के देखने का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्रो जब हमने बोला और फिर मी बोला, क्रो और मी की जो साउंड है एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है, हम इसे धुन नहीं बन पा रही है, एक बार भी लय में नहीं है ये। तो जब हम नाम लिखना शुरू करते हैं, हम लाइनों के नाम लिखेंगे, हम नाम लिखेंगे, ए से शुरू करेंगे। देखिए पहली लाइन का नाम हम लिखते हैं ए, ये मैंने इसका नाम लिख दिया ए। अब बच्चे कहेंगे ए क्यों लिखा? बेटा ABCD तो ऐसे ही शुरू होती है ना, जब हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं। तो हम पोएम में जब इनके राइमिंग स्कीम बनाते हैं तो उनके नाम लिखे जाते हैं ABC से, ए से शुरू करते हैं, इसलिए मैंने ए लिखा। अब जब प्रो है, इसकी जो साउंड है ये मी, इससे मैच नहीं हो रही, तो जो लाइन जिसकी साउंड यहाँ पर अलग हो जाती है उसको हम लिख देंगे बी। अब क्रो और स्नो जब आप बोलकर देखेंगे तो एक जैसे लगेंगे, बोलकर देखिएगा क्रो स्नो, हमें बोलने में डिफिकल्टी नहीं होती, हम इजीली दोनों को बोल पा रहे हैं। तो इसका नाम भी वही होगा जिससे इसकी साउंड मैच कर रही है, इसकी साउंड क्रो से मैच कर रही है और मी की साउंड जो है ट्री से मैच कर रही है, इसका नाम इसलिए बी होगा। ये राइमिंग स्कीम हो गई। अब नीचे सेकंड में भी देख लेते हैं। हॉट है इसमें लास्ट वर्ड, इसमें लास्ट वर्ड मूड, यहाँ पर पार्ट, यहाँ पर रूड। अब देखिए हार्ट की जो साउंड है वो ए से शुरू हो रही है, क्योंकि इस स्टेंजा में हम
हर स्टेंजा में इसे शुरू करेंगे। देखिए मूड जो है ये इसकी अलग साउंड है, हार्ट के साथ मैच नहीं हो रही है। देखिए आप मूड की साउंड हार्ट के साथ मैच नहीं हो रही है। पार्ट हार्ट ये हो जाएगा आपका ए और र्यूड हो जाएगा आपका बी। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो लिखा है ये क्या लिखा है, ए बी ए बी। राइमिंग स्कीम क्या हुई हमारी, ए बी ए बी। क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। जो क्वेश्चंस हैं इनमें बताया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है 1, इसमें पूछा गया है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो आप आंसर लिख सकते हैं फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यही डस्ट ऑफ स्नो है। आगे पूछे व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, किसने पोएट का मूड चेंज कर दिया। तो क्या आंसर होगा, डस्ट ऑफ स्नो ने चेंज कर दिया। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, कैसे, हाउ मतलब कैसे, पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ। ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ना, जब ये पोएट के ऊपर गिरती है तो पोएट का मूड चेंज हो जाता है। तो आपको यही बात लिखनी है। नंबर 2 पे आते हैं, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। ये जो क्वेश्चन है इसको हम अभी देखेंगे। इसका मतलब ये है कि नेचर को पोएट ने कैसे प्रेजेंट किया है, कैसे प्रस्तुत किया है आपके सामने। और ये कहा है आगे कि पहले इन क्वेश्चन को देख लीजिए, ये आपकी हेल्प करेंगे इस आंसर को लिखने में। तो सेकंड का क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। वे वर्ड्स के नाम बताने हैं आपको जिनका ज्यादातर पोएम्स में जिक्र होता है। जैसे कि आपने देखा होगा नाइटिंगेल, पिकॉक, हिंदी में मोर, कोयल। ये पोएम्स के नाम ये बर्ड्स के नाम आपने सुने होंगे जो पोएम्स में ज्यादातर यूज होते हैं। अच्छा, डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स। क्या आप सोचते हो कि क्रो का भी जिक्र पोएम्स में होता है। आपने बहुत कम एक आधी कोई पोएम देखी होगी जिसमें क्रो लिखा हो, क्रो के नाम की कोई पोएम आपने पढ़ी है। क्या सोचते हैं आप, इसका आंसर नो आएगा। What images come to your mind when you think of a crow? जब आप क्रो के बारे में सोचते हो तो आपके सामने क्या इमेज आती है, ये आपको बताना है। क्रो को आप क्या समझते हैं, क्रो को एक अशुभ सिंबल मानते हैं, इल ओमन मानते हैं। तो इसका आंसर यही आ जाएगा। सेकंड में देखिए अगेन, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है, हेमलॉक ट्री ये इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए हेमलॉक लिखा है, अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। आप ये भी लिख देंगे इसमें आंसर में, यहाँ तक के आगे लिखते हैं why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine। पोइट ने हेमलॉक के बारे में ही क्यों लिखा है, इससे भी ज्यादा सुंदर पेड़ है जैसे कि मैपल ट्री है, ओक ट्री है, पाइन ट्री है। पोइट ने इनके बारे में क्यों नहीं लिखा, ये है क्वेश्चन आपका। उसने हेमलॉक ट्री के बारे में क्यों लिखा है, ये आपको बताना है। सोचिए क्या है इसका आंसर। उसने इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी एक नेचर का ही पार्ट है और ये पोइट के सैड मन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सैड माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए पोइट ने हेमलॉक ट्री के बारे में लिखा है। अगर वो एप्पल लिखते या मैपल लिखते, ये तो किस चीज की बात है, हैप्पीनेस को शो करते हैं, है ना। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें तो सैडनेस बतानी है। सैडनेस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, यही करेगा, यही वाला ट्री करेगा, इसीलिए उसने इसके बारे में लिखा है। नंबर 3, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। क्रो और हेमलॉक यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अभी बताया कि ये सोरो को रिप्रेजेंट करते हैं। सोरो मतलब दुख, जॉय मतलब खुशी, हैप्पीनेस, सोरो मतलब सैडनेस। आगे देखते हैं, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। इसने कहा है कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, जिसे जो कोमा है वो शेक ऑफ कर देता है, गिरा देता है हेमलॉक ट्री से, इसका क्या मतलब है, बताइए इसका क्या मतलब है। जब ये
डस्ट ऑफ स्नो जब झड़ जाती है, गिर जाती है, इसके गिरने के साथ ही जो पोइट है उसका दुख भी खत्म हो जाता है, वो भी झड़ जाता है, उसके अंदर नई ताजगी आ जाती है, नई अवेकनिंग आ जाती है। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये आपके बारे में है कि कभी आपने डिप्रेस मतलब डिप्रेस या होपलेस, निराश और एकदम से कोई सारी उम्मीद ही छोड़ दी, कोई उम्मीद ही नहीं रही है, ऐसा महसूस किया है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता? और कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि सिमिलर मोमेंट आपके साथ भी ऐसा ही हुआ जैसा कि पोइट के साथ हुआ है, आपका भी मूड एकदम से चेंज हो गया है, ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकल गए हो? ये आपको बताना है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को करिएगा, नहीं समझ में आते तो फिर से पूछ लीजिएगा। समरी ऑफ द पोएम, हम अब समरी की बात करते हैं। ये जो समरी है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है पोएम से, तो आपको हर पोएम की समरी पता होनी चाहिए, या तो आप खुद बनाकर लिख सकते हैं, नहीं तो आप पोएम की समरी को याद कर लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन करने में आपके काम आएगी। डस्ट ऑफ स्नो इज ए शॉर्ट ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय फेमस अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये अमेरिकन पोइट है और ये बहुत ही फेमस पोइट्स है। दिस पोएम टेल्स दैट इवन ए सिंगल मोमेंट हैज ए लार्ज सिग्निफिकेंस। ये पोएम हमें ये बताती है कि हमारी जिंदगी में एक छोटा सा क्षण एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। द पोइट सेज दैट ही वाज beneath द हेमलॉक ट्री। पोइट कहता है कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे था। A crow shook off the dust of snow that had fallen in him. जो क्रो है उसने डस्ट ऑफ स्नो को झाड़ दिया उसके ऊपर। जब झाड़ा तो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोइट के ऊपर आकर गिरी। When this dust of snow fell on the poet, जब ये उसके ऊपर गिरती है, a sudden change came in his mood. तभी उसके मन में उसके जो मूड है अचानक से चेंज हो जाता है। It ended all sadness and regret that had fallen in his mind. और इस डस्ट ऑफ स्नो के गिरने की वजह से जितनी भी सैडनेस थी और रिग्रेट थे, दुख और पश्चाताप जो था, वो उसके माइंड से हट जाता है, उसके मन से हट जाता है। Here the poet uses the hemlock tree, crow and dust of snow and crow's shaking of the dust of snow from his wings as symbols. इसमें जो सिंबल्स यूज किए गए हैं वो हैं सारे हेमलॉक ट्री, क्रो, द डस्ट ऑफ स्नो, ये सारे, और जो डस्ट का झड़ना है, ये चारों चीजें जो हैं सिंबल की तरह यूज की गई है। द हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर सिंबल्स ऑफ इल ओमन। जो हेमलॉक ट्री है और क्रो है, ये इल ओमन मतलब अशुभ संकेत, अशुभ चीजें हैं दोनों की दोनों। द हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री। हेमलॉक जो है एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है। इट हैज बीन यूज्ड हियर एज ए सिंबल ऑफ द पोइट सैड माइंड। पोइट के सैड माइंड को इसने रिप्रेजेंट किया है। दैट कैन बी नो लेस देन ए पॉइजन फॉर द ह्यूमन बॉडी। और जो दुख है हमारे शरीर के लिए एक जहर से कम नहीं होता, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हम खाना पीना भी छोड़ देते हैं, जिससे हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, बाकी काम नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते, दुख में बैठे रहते हैं। इसीलिए हमारे लिए ये एक पॉइजन की तरह काम करता है, जो सैडनेस है। क्रो इज ए सिंबल ऑफ बैड थॉट्स सेटल्ड ऑन द पोइट्स माइंड। जो क्रो है, इसमें क्रो को रिप्रेजेंट किया है कि जो बुरे विचार है वो पोइट के मन पे बैठ गए हैं। और डस्ट ऑफ स्नो इज ए सिंबल ऑफ इनर्शिया दैट पोइट सैड थॉट्स ब्रॉट अबाउट इन हिम। और एक इनर्शिया है जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो पोइट के मन में बुरी तरह से बैठ गया है। ये जो बुरी दुख के जो विचार हैं पोइट के मन में आए हैं, उसकी वजह से उसके मन में ये घर कर गई है। द क्रो शेकिंग ऑफ दिस डस्ट इज ए सिंबल ऑफ न्यू अवेकनिंग दैट कम्स इन द पोइट्स माइंड। और जैसे ही ये डस्ट है, जो क्रो उड़ता है, यानी कि जो दुख उसके जो बुरे विचार मन में बैठे थे वो उड़ जाते हैं,
तो पोइट के मन में एक अवेकनिंग आती है, वो जागरूक हो जाता है, वो उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। It ends all his regret and saved his mind from any further dejection. इसने सारे जो पश्चाताप से जो दुख थे उसका अंत कर देता है और आगे इसकी निराशा को इसके माइंड से हटा देता है। बट द चेंज इन हिज मूड सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, और उसका बाकी का जो दिन है बर्बाद होने से बच जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि thus we see that every word of this beautiful and short poem has a deep symbolism and significance. अब हमने देखा कि इस छोटी सी ब्यूटीफुल पोएम का, ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट पोएम हम इसे कहेंगे, बहुत ही सुंदर पोएम है, शॉर्ट है, इसका बहुत ही गहरा डीप सिंबोलिज्म और सिग्निफिकेंस है। ठीक, आगे देखते हैं सीन पैसेज। अब सीन पैसेज क्या होता है? सीन पैसेज होते हैं वो पैसेजेस जो आपने देखे होते हैं। ये आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, और ये आपकी पोएम से भी आ सकते हैं और आपके लेसन से भी आते हैं, तो इन्हें हम सीन पैसेज कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 होता है मोस्टली आपके पेपर में। नंबरिंग तो चेंज भी हो सकती है, अभी तक तो 8 ही होता था। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे 1 डाला है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? रीड्स द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो नीचे लाइन दी गई है इन्हें ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन के आंसर दो। देखिए इन लाइन्स की बात कर रहे हैं, केयरफुली ध्यान से पढ़ना और आंसर देने। इन लाइनों के, ये जो लाइन्स हैं इनके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर इस लाइन को पढ़ के देने हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब देखिए पोएम तो हमने पढ़ ली, क्वेश्चन कैसे? ए देखिए फर्स्ट का ए, नेम द पोएम एंड द पोइट ऑफ द अबव लाइन्स। ये जो लाइन है कौन सी पोएम से ली गई है और ये किसने लिखी है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सोचिएगा आप, बताइए किसने लिखी है, पोएम कौन सी है ये? अभी हमने पढ़ी थी, जो पोएम हमने अभी पढ़ी है वही ये पोएम है, और लिखी किसने है ये? पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। चलिए क्वेश्चन नंबर बी, वेयर वाज द क्रो सिटिंग? कौवा कहाँ बैठा था? बताइए कहाँ बैठा था? हेमलॉक ट्री पर। सी पे आ जाते हैं, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव लाइन्स? इन लाइनों की राइमिंग स्कीम क्या है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट है, इजीली आप लिख देंगे। सोचिए क्या है राइमिंग स्कीम। चलिए सोच लिया आपने। डी पे आ जाइए, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर? कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज किया गया है? पोएटिक डिवाइस बताया था मैंने आपको, आंसर देखते हैं इसके। चलिए इसके आंसर नेक्स्ट पेज पे। द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो। द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप देखिए इन्हें मैंने ऊपर की तरफ कोमा लगाया, तो आपको भी ऊपर की तरफ नाम जो है लेसन का या पोइट का नाम जब आप सेंटेंस बनाकर लिखेंगे तो कोमा लगाएंगे, ऊपर की तरफ कोमा, नीचे नहीं। देख रहे हैं जैसे मैंने लगाया, ये ऊपर इधर की तरफ भी और इधर से इधर भी लगाना है। अच्छा, बी का आंसर कि कोमा कहाँ बैठा था? द क्रो वाज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री। ये हेमलॉक ट्री पर बैठा था, देख लिया आपने। द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव लाइन इज ए बी ए बी। जो राइमिंग स्कीम है ऊपर की लाइनों की, हमें ये हमारा आंसर है। आप खाली ए बी भी लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सेंटेंस बनाकर भी लिख सकते हैं और आंसर सीधा भी लिख सकते हैं। इसमें पूछा था कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज हुआ है, इसमें सिंबोलिज्म एंड इमेजरी आर यूज्ड हियर। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपकी पोएम कंप्लीट हो जाती है। इसकी हमने समरी देखी और ये सीन पैसेज देखा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं, या किसी चीज़ पर डाउट है तो वो क्लियर कर दिया जाएगा। नई वीडियोस पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड और सीबीएसई के सिलेबस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।